जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सबका साहित्य शिखर क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्कूल व्याख्याता जो संस्कृत शिक्षा विभाग की जो वैकेंसी है, जिसका एग्ज़ाम जो है नवंबर में होना है, उसके बारे में। आप सबके बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि सर स्कूल व्याख्याता जो संस्कृत विभाग की है उसके बारे में बात करें, उसकी क्या रणनीति होनी चाहिए। और अब जो है फाइनल जो है लगभग 2 महीने 2.5 महीने के बाद जो है आपका एग्ज़ाम होने वाला है। तो अंतिम समय की क्या रणनीति हो, किस प्रकार से अब तैयारी रखें, किस प्रकार से तैयारी जारी रखें, ताकि हमें जो है बहुत कम सीटें हैं ना, जैसे 52 सीटें टोटल है और उसमें 17 सीटें हिंदी के, उस पर किस प्रकार एक सीट पर अपनी पकड़ मजबूत बना के अपना चयन ले सकें, ऐसी रणनीति के बारे में बात करें। तो आज इसी वीडियो में हम बात करेंगे कि आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए। बहुत सारे अभ्यर्थी जो है अभी तक उन्होंने तैयारी नहीं कर रही है ना, तैयारी स्टार्ट ही नहीं की रही, तो वह अभ्यर्थी भी क्या करें, और जो तैयारी कर चुके हैं, जिनका कोर्स हो चुका है, जो तैयारी कर रहे हैं, उन अभ्यर्थियों को क्या क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए ताकि वह इस भर्ती में अपना चयन ले सकें। क्योंकि देखो एक सबसे पहली बात होती है कि तैयारी करना हम स्टार्ट करते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता है कि क्या रणनीति हमारी होनी चाहिए जिससे कि एग्ज़ाम क्रैक कर सके। तो इस वीडियो के माध्यम से हम जितने भी बिंदु बनते हैं उन पर बात करेंगे। सबसे पहले बात करें तो अपनी जो ये वैकेंसी है स्कूल व्याख्याता की, और संस्कृत शिक्षा विभाग की वैकेंसी है, स्कूल व्याख्याता है ना, संस्कृत शिक्षा विभाग की। तो आपके बहुत सारे कमेंट आ रहे थे बहुत दिनों से कि सर इस पे वीडियो बनाइए, इस पे वीडियो बनाइए। और ये जो वीडियो एक प्रकार से मोटिवेशन का वीडियो, एक प्रकार से एक रणनीति का वीडियो है। इसके माध्यम से आप अब तक आपकी जो तैयारी जारी रख रखे उसमें आपको लगे कि यहाँ सुधार करना चाहिए तो सुधार कर सकते हैं और आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं, है ना। हो सकता है कि मेरी जो रणनीति रही हो, मेरा जो अनुभव है आपको काम आए। तो स्कूल व्याख्याता की जो संस्कृत विभाग की वैकेंसी, इसमें आपको टोटल पता ही कि इसमें 52 पद है ना, 52 पद है। और लगभग जो है हिंदी की बात करें तो हिंदी के इसमें 17 सीटें हैं। अब देखो सबसे ज़्यादा सबसे बड़ा कन्फ्यूजन तो ये है कि बहुत सारे जो अभ्यर्थी थे उन्होंने तैयारी इसकी इसलिए नहीं की थी कि क्योंकि इसमें कम सीटें कितनी थी, 17। और बहुत सारे अभ्यर्थी ने सोचा कि 17 सीटें मेरा तो सिलेक्शन होगा ही नहीं। तो यूँ मान लो कि लगभग 70% से 75% जो अभ्यर्थी है वो तो यहीं बाहर हो गए। इस कॉन्फिडेंस ही नहीं है उनके अंदर कि मैं एक सीट पर मेरा चयन ले पाऊँगा, पहली बात। दूसरी बात, जो अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं अभी भी, जो मान लो 35% अभ्यर्थी अगर तैयारी कर रहे हैं, तो अगर मान के चले तो इन 35% में भी अभी भी लगभग 15% तो अभ्यर्थी ऐसे होंगे कि ठीक है, हाँ कर रहे हैं तैयारी, सिलेक्शन होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो नहीं है, क्योंकि 17 सीटें उसमें क्या ही कर सकते हैं ना। और कुछ अभ्यर्थी ऐसे हैं, लगभग जो 20% अभ्यर्थी, जिनको ये कि हाँ बस इन सीटों में हमारा ही नाम है, हमें तो एक सीट चाहिए और सिलेक्शन लेना ही लेना है, वो अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं। तो आप इसमें से कौन सी कैटेगरी में आप डिसाइड कर लें। हो सकता है आपने तैयारी स्टार्ट नहीं की हो सकता है आप तैयारी कर रहे हो, आपका कोर्स हो चुका हो, लेकिन अगर आपने 2 महीने, जो 2.5 महीने बच रहे हैं, अगर अभी बात करें कि जैसे कि अब जो है आज हो चुकी है 22 अगस्त हो चुकी है ना। और अगर आप अभी आज से तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं, 22 अगस्त से अगर तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपका जो है 17 से 21 नवंबर को एग्ज़ाम होगा। ठीक है, 17 से 21 नवंबर 2024 को आपका एग्ज़ाम होगा। ठीक है, तो अब भी अगर मान के चलें तो 22 अगस्त, तो लगभग 8 दिन तो आप इस महीने के मान लो, और सितंबर अक्टूबर 60 दिन यूँ मान के चलें, और 10 दिन इधर, 15 दिन इधर के मान लो। कम से कम बात करें तो भी 70-80, लगभग आपके पास 85 प्लस दिन है ना, 85-90 दिन मान के चलें। अगर राउंड फिगर में बात करें तो 90 दिन मान सकते हैं कि हाँ 90 दिन हमारे पास है, यानी कुल मिला के 3 महीने की रणनीति आपके पास होनी चाहिए। ये 3 महीने अगर आप अच्छे से तैयारी कर लेते हैं तब भी आप अपना सिलेक्शन ले सकते हैं, इसका दावा मैं करता हूँ। ये मान के चलें, बस एक ही रणनीति और तैयारी इस तरह की होनी चाहिए कि फिर आपको लगे कि मैं थोड़ा 2 घंटे 6 घंटे पढ़ रहे हैं, 7 घंटे पढ़ रहे हैं, फिर वो तैयारी काम नहीं आएगी। तैयारी जो होगी लगभग 12-12, 13-13 घंटों की होगी, और तैयारी इस प्रकार होगी कि फिर एक विशेष रणनीति के साथ चलना पड़ेगा, तब जाके सिलेक्शन होगा। अब बात करें कि इसमें अब चल रही है कि एग्ज़ाम आपका होना है नवंबर में, है ना। ये कंफर्म डेट आपको पहले मिल चुकी है, नवंबर में एग्ज़ाम होना है, 17 से 21 नवंबर को। अब देखा जाए तो इसकी जो विज्ञप्ति है वो जनवरी में आई थी, और इसका जो डेट भी अनाउंस वो जल्दी हो गई थी, फरवरी के आसपास इसकी डेट आ चुकी थी। अब जो सीरियस अभ्यर्थी हैं जिसे सिलेक्शन लेना था वो तो उस समय से तैयारी कर रहे हैं, और जो अभ्यर्थी सोच रहे हैं कि नहीं संस्कृत शिक्षा विभाग में हमारा तो सिलेक्शन नहीं होगा क्योंकि इसमें सीटें बहुत कम है, जब सामान्य शिक्षा विभाग की सीटें आएगी तो हम उसकी तैयारी करेंगे, उसमें हमारा सिलेक्शन होगा। तो देखो, अगर आपने अभी तक तैयारी स्टार्ट नहीं की है तो उनके लिए मैं एक बात कहूँगा कि अगर आप अभी से भी तैयारी स्टार्ट करोगे तो इसमें आपका 2 फ़ायदे हैं। पहला फ़ायदा कि आप अगर पूरे श्योर मन से, पूरे उत्साह के साथ, पूरे जोश के साथ तैयारी करेंगे कि नहीं मुझे एक सीट पे सिलेक्शन लेके दिखाना है,
तो आप इस वैकेंसी में भी चयन ले सकते हैं। पहली बात, अगर मान लो कि आप तैयारी अभी स्टार्ट करते हो सकता है कि अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, मान लो 1 नंबर से 2 नंबर से अगर आप रह जाते, तब भी आपकी जो पूरी तैयारी इन 3 महीनों में, जी टारगेट जब सामने होता है तो तैयारी करने का अलग ही मजा होता है ना। तो आप जब 3 महीनों के अंदर अपनी जो तैयारी को इस प्रकार कर लोगे, मान लो 1-2 नंबर से आपका सिलेक्शन इसमें रह जाता है, तो ये मान के चलें कि जो सामान्य शिक्षा विभाग की वैकेंसी आएगी उसमें आप टॉप रैंक में आपका नाम मिलेगा आपको। ये मेरा पूरा विश्वास है, क्योंकि तैयारी वही है, सिलेबस वही है, रणनीति वही रहेगी, सब कुछ वही रहेगा। अगर आपने अभी जिस सामने टारगेट है कि हाँ मुझे 17 नवंबर से पहले मेरी तैयारी पूरी कंप्लीट करनी है, तो इस टारगेट को ध्यान में रख के आप तैयारी करोगे और आपकी जो तैयारी है वो पूरी कंप्लीट हो जाएगी और उसी का फायदा फिर आपको सामने शिक्षा विभाग में मिल जाएगा। तो अगर आपने अभी तक तैयारी स्टार्ट नहीं की तब भी आप अपनी तैयारी आज से स्टार्ट कर दें। दूसरी बात, जो तैयारी कर रहे हैं जिनका कोर्स हो चुका है, वो क्या बातें, उनके क्या बातें ध्यान रखनी है उसके बारे में हम बात करेंगे। और जो पिछले भर्तियों में जैसे मान लो कोई 1 नंबर से 2 रह गया हो, 2 नंबरों से रह गया हो, तो उसे तो मेरा ये मानना है कि वो तो रेगुलर तैयारी कर ही रहा होगा ना, क्योंकि उसे पता है कि हाँ मेरी तैयारी कंप्लीट हो चुकी है और मैं 1-2 नंबर से रह रहा हूँ, तो संघीय शिक्षा विभाग की जो वैकेंसी आई है इसमें मेरी सीट तो पक्की है। तो नवंबर में जब आपके 17 से 21 नवंबर को जो आपका एग्जाम होना है, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ध्यान रखने की क्या क्या बातें आपको ध्यान रखनी है ना, ध्यान रखने योग्य मुख्य बातें, ध्यान रखने योग्य मुख्य बातें जो है उनके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करें तो अब जैसे मान के चले कि आपके पास जो है इस समय है लगभग 90 दिन, ठीक है। आप 10 दिन इस अगस्त के मान के चल रहे हैं, वैसे 8 दिन ही, लेकिन 8-9 दिन है, लेकिन 10 दिन इसके मान के चलो आप, है ना। और पूरा सितंबर है आपके पास, और फिर अक्टूबर है, और फिर नवंबर में आपका एग्जाम है। आपके पास 90 दिन है। अब जैसे मान लो जिनका कोर्स कंप्लीट हो चुका है तो उनके लिए तो ये है कि अभी 90 दिनों में क्या करना है, उनको केवल रिविजन ही करना है। लेकिन जिनका कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ है, जैसे मान लो किसी का कोर्स आधा आधा ही हुआ हो, आधा बाकी है, तो ये कर सकते हैं कि इस अगस्त के जो महीना चल रहा है, इस अगस्त में अपना जो नोट्स बनाने का जो काम चल रहा है, जैसे मान लो आप कहीं कोचिंग कर रहे हो, कहीं नोट्स बना रहे हो, या कहीं वीडियोस ऑनलाइन क्लास ले रखी हो आपने, तो आप, मेरा ही मानना है कि आप जो है 10 सितंबर से पहले जो है आपके सारे नोट्स कंप्लीट हो जाने चाहिए। 10 सितंबर से पहले आपके सारे नोट्स, अगर आप ऑनलाइन कोर्स ले रखा है और इस पे वो वीडियो लेक्चर ऑलरेडी रिकॉर्डेड पड़े हुए हैं, तो आपको 10 सितंबर से पहले पूरा कोर्स जो लिखने का जो वर्क है और नोट्स समेत पूरा कंप्लीट हो जाना चाहिए। अगर आप कहीं ऑफलाइन ज्वाइन कर रखी है और वहाँ जा रहे हैं तो उसकी बात अलग है, बाकी अगर ऑनलाइन कर रखी है तो आप इसे 10 सितंबर तक अपना पूरा कोर्स कंप्लीट कर लें। बचा हुआ समय फिर आपको किस पे देना है, केवल रिवीजन पे देना है। और जिनका एक बार कोर्स हो चुका है उनके लिए तो रिवीजन ही तो इंपॉर्टेंट है, रिवीजन ही करना है। अब मान के चलें कि आपका जैसे कोर्स एक बार हो चुका है, तो इन 3 महीनों में जो है आपको सबसे ज़्यादा करना क्या है, केवल रिवीजन। अब इस रिवीजन की मान लो आप नॉर्मल बात करें तो आपको 10 से 12 घंटे आप पढ़ रहे हैं। एक औसत जो अभ्यर्थी है जिसे अभी चयन लेना है संसद शिक्षा विभाग में, क्योंकि देखो सीटें बहुत कम है ना, सीटें बहुत कम है तो कंपटीशन ज़्यादा रहेगा। तो आप किस, मान लो आपका जो साथी है वो 8 घंटे पढ़ रहा है और आप 10 घंटे पढ़ रहे हो, तो मान के चलिए कि 2 घंटे आप उससे आगे चल रहे हो सफलता की, मान लो आपका चयन ज़्यादा होने की संभावना ज़्यादा बढ़ रही है। तो अगर आप 10 से 12 घंटे डेली पढ़ रहे हैं तो यह कर सकते हैं कि कम से कम 8 घंटे तो आप डेली रिवीजन करेंगे, यानी कि जो पढ़ चुके अपने कोर्स का रिवीजन करेंगे। और आपका जैसे ऑनलाइन कोर्स बाकी है या फिर कुछ नए टॉपिक्स जो छूटे हुए हैं वो बाकी हैं, तो आप क्या कर सकते हैं कि उन 2-3 घंटों में रोज़ अलग से नोट्स बनाने का जो काम है, 2-3 घंटे ऑफलाइन बेच भी जा रहे हो, 2-3 घंटे उसे ज्वाइन कर सकते हैं। 2-3 घंटे आप ऑनलाइन क्लास भी ले रखा है कोर्स, तो उसे आप नोट्स बना सकते हैं। बाकी 8 से 9 घंटे तो आपको केवल रिवीजन ही रिवीजन करना है जो अब तक पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो पहली बात क्या है कि सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अब जो बाकी के जो जिसका कोर्स कंप्लीट हो चुका है, 90 दिन बाकी है, तो इनमें वो केवल रिवीजन में फोकस करेगा, नई चीज़ें कुछ नहीं पढ़ेगा, किसी कोचिंग के नोट्स या कोई चीज़ लेके नहीं आएगा। 90 दिन में उसे रिवीजन करना है। और अपने जो नोट्स अगर आपने कंप्लीट नहीं किए तो 10 सितंबर तक नोट्स कंप्लीट कर लें, उसके बाद फिर आपको उन नोट्सों का ही रिवीजन करना है। सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात ये। दूसरी बात, जब आप ये चीज़ कर रहे हैं कि आपने ठीक है पूरे 90 दिन की रणनीति आपके पास चल रही है और आपको इस प्रकार 90 दिन के रिवीजन स्टार्ट कर दिया आपने कि हाँ मेरा कोर्स कंप्लीट हो चुका है, वो इस तरह रिवीजन करना है। रिवीजन के साथ साथ अब जैसे सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अब एग्जाम टाइम आ चुका है, तो टेस्ट सीरीज की बात आती है ना, टेस्ट सीरीज। अब बहुत सारे अभ्यर्थी जो मान लो जिनका एक बार कोर्स कंप्लीट होने को है लेकिन अभी तक हुआ नहीं है, तो उनसे ये कहूँगा कि वो टेस्ट सीरीज अभी ज्वाइन ना करें। टेस्ट सीरीज वही अभ्यर्थी ज्वाइन करें जिनका 1 या 2 बार जो है पूरा पाठ्यक्रम हो चुका है, ठीक है। 1 या 2 बार पाठ्यक्रम पूरा हो चुका है, क्योंकि देखो टेस्ट सीरीज में क्या होता है कि जो प्रश्न बनाने वाले जो कोचिंग संस्थान होते हैं वो बहुत ही एक यूँ मान के चले बहुत हार्ड लेवल के प्रश्न बनाते हैं, क्योंकि प्रश्नों की जो होता है प्रश्न बनाते हैं। और फिर उससे क्या होता है कि मान लो आपके प्रश्न आप जब एग्जाम दे रहे हैं, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी है आपने और वहाँ टेस्ट दे रखे हैं, फिर आपके वहाँ नंबर कम बन रहे हैं और आप प्रश्न सही नहीं निकाल पा रहे हैं, तो फिर आपका जो कॉन्फिडेंस का जो लेवल है वो डाउन हो जाएगा। और उससे कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपकी तैयारी सिलेक्शन के लेवल पे चल रही हो, फिर भी आप जो है
कॉन्फिडेंस कम होने की वजह से आप एग्जाम से बाहर हो सकते हैं, सिलेक्शन से बाहर हो सकते हैं। तो अगर 1 या 2 बार आपने कोर्स कंप्लीट कर लिया तो आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेनी चाहिए। अब वो समय कि हाँ टेस्ट सीरीज आपको ज्वाइन करनी चाहिए, टेस्ट सीरीज देनी चाहिए। अब देखो टेस्ट सीरीज जब आप टेस्ट सीरीज दे रहे हैं तो फिर ये ना सोचिए कि टेस्ट सीरीज में मेरी रैंक कितनी आ रही है, टेस्ट सीरीज में मेरे कितने अंक बन रहे हैं, टेस्ट सीरीज में मैं कितने प्रश्न टेस्ट सीरीज के एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट कितने आएंगे। टेस्ट सीरीज देने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, खुद को एग्जाम के हिसाब से प्रिपेयर करना। एग्जाम के हिसाब से प्रिपेयर के मतलब कि जिस प्रकार एग्जाम में आप एग्जाम हॉल में बैठते हो, प्रश्न आपके सामने आते हैं, आप किस प्रकार प्रश्नों को समझते हो और कितने टाइम के उस टाइम के दौरान आप किस प्रकार अपने प्रश्नों को सोल्व कर पाते हो, वह सबसे इंपॉर्टेंट होता है। कि समय प्रबंधन, टाइम मैनेजमेंट सिखाता है टेस्ट सीरीज। ठीक है, आपको प्रेशर किस तरह हैंडल करते हो वो सिखाती है टेस्ट सीरीज। अब आप सोच रहे हो कि नहीं मेरे तो इसमें 50 में से मान लो 10 नंबर आ रहे हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल कम हो गया, तो ये नहीं करना है। कॉन्फिडेंस लेवल जो है टेस्ट सीरीज से कम नहीं होना चाहिए। टेस्ट सीरीज केवल आपको एक टाइम मैनेजमेंट और प्रेशर हैंडल करना सिखा रही है, न कि टेस्ट सीरीज से आपका चेन डिसाइड हो रहा है कि हाँ अगर टेस्ट सीरीज में आपके 100 में 100 आ रहे हैं तो आपका सिलेक्शन होगा। ये श्योर नहीं है, क्योंकि टेस्ट सीरीज वाले जो प्रश्न बनाते हैं कई बार बहुत सरल प्रश्न बनाते हैं, कई बार बहुत हार्ड लेवल के प्रश्न बना देते हैं, तो वो सिलेक्शन डिसाइड नहीं करते। सिलेक्शन डिसाइड करेगा आपको आरपीएससी का आपका एग्जाम। तो टेस्ट सीरीज इसलिए ज्वाइन करें ताकि आपको खुद का मूल्यांकन कर सके, समय प्रबंधन कर सकें और किस प्रकार प्रेशर को हैंडल कर सकें, टेस्ट सीरीज से आप सीख सकें। तो अब आपको जो है टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेनी चाहिए। जिनका 1-2 बार पाठ्यक्रम हो चुका है और जिनका नहीं हुआ है पहले अपना रिवीजन कर लें। 10 अगस्त तक पूरा सितंबर तक पूरा अपना कोर्स कंप्लीट कर ले, उसके बाद जो है वह टेस्ट सीरीज वो भी ज्वाइन कर लें। तो 2 बातें हो गई, रिवीजन करना है और टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेनी चाहिए। अब टेस्ट सीरीज किसी भी कोचिंग संस्थान की देख के वो ज्वाइन कर ले कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है और यहाँ से मुझे लगता है कि सही कोचिंग संस्थान तो वहाँ से ज्वाइन कर सकता है। और टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें तो उसके साथ साथ जो प्रश्नों को आप टेस्ट में देखें उनके आके फिर व्याख्या भी देखें और उसकी जो है प्रश्नों की डिटेल में जाके सोल्व करें किस तरह प्रश्न है। मेरा मानना है कि टेस्ट सीरीज के साथ साथ आपको जो है पिछले सालों के जो पेपर है वो देखने चाहिए। पिछले साल के पेपर जैसे संस्कृत डिपार्टमेंट के जो पेपर हुए हैं, जो एग्जाम हुए हैं, तो पिछले सालों के पेपर देखो, क्योंकि पिछले सालों के पेपर जो है उनसे पता चलेगा आपको कि आपका जो एग्जाम है वहाँ के प्रश्न किस प्रकार बनेंगे। ठीक है, तो पिछले सालों के पेपर निकालो। और तीसरा बिंदु है पिछले सालों के पेपर निकालो और कम से कम 2 या 3 बार जो एग्जाम हुए उनके पेपर देख लो आप, पिछले सालों के पेपर। उनसे क्या होगा कि जब आप पेपर देखोगे तो आपको पता लग जाएगा कि हाँ हमारे जो एग्जाम है उसकी डिमांड इस तरह की और इस तरह के वो प्रश्न बनाता है। ये समझ आपको पिछले सालों के पेपर से ही मिलेगी। और पिछले सालों के प्रश्नों को देख के फिर आप जो है अपनी जो रणनीति चल रही है उसमें कुछ अगर आपको लग रहा है कि नहीं कहीं यहाँ कमी दिख रही है तो उसे उसमें आप सुधार कर सकते हैं। बाकी टेस्ट सीरीज का उद्देश्य केवल आपका प्रेशर हैंडल करना, टाइम मैनेजमेंट करना और एग्जाम हॉल में किस तरह आपको प्रश्न सोल्व करना है वो सिखाता है, ना कि कोई कि आपका चेन डिसाइड करेगा टेस्ट सीरीज। ये बात ध्यान रखे चले, क्योंकि कई सारे जो अभ्यर्थी हैं इस वजह से डिप्रेशन में आ जाते हैं कि टेस्ट सीरीज में उनका स्कोर अच्छा नहीं हो रहा। जिनका स्कोर अच्छा नहीं होता उनका सिलेक्शन हो जाता है और जिनका अच्छा स्कोर होता है उनका सिलेक्शन नहीं होता है एग्जाम में। क्यों? क्योंकि टेस्ट सीरीज चेन डिसाइड नहीं करती। आपके अगर कोई दोस्त हैं साथी तो उनसे पूछना। कई बार मेरे कई साथी मैंने देखा कि जिनका स्कोर टेस्ट सीरीज जो मैं देखा था कि बातचीत होती करते, मैंने कभी टेस्ट सीरीज में तो ऑफलाइन ज्वाइन नहीं की थी, मैंने ऑनलाइन ही दी थी। तो अगर किसी ने जैसे मान लो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी है, उस क्लास में मान लो 100 अभ्यर्थी 100 में से कोई टॉप कर रहा है लेकिन उसका सिलेक्शन नहीं हुआ एग्जाम में, रीज़न क्योंकि वह टेस्ट सीरीज दे रखा है। टेस्ट सीरीज में जो प्रश्न आते हैं वो प्रश्न वहाँ नहीं आएंगे। प्रश्न क्या आएंगे, उसकी समझ, उसकी एक प्रेशर हैंडल करने की जो तकनीक है वो सिखाएगी केवल टेस्ट सीरीज। ठीक है, तो पिछले सालों के पेपर निकाले और उनसे समझ देखें कि इस तरह के प्रश्न आपके बन रहे हैं। बात करें अगली, तो जब आपने टेस्ट सीरीज देख ली और आपने जो है पिछले सालों के पेपर देख लिए और आपका रिवीजन चल रहा है, इसके साथ साथ क्या करें, अब जैसे मान लो कि अब एग्ज़ाम जो है आपके 2 महीने बाद 3 महीने बाद है। अब इसमें क्या होता है कि बहुत सारे अभ्यर्थी यहाँ आके इस द्वंद में फंस जाते हैं कि जैसे मान लो जो मैटर पढ़ते हुए आ रहे हैं, मान लो आप 6 महीने से पढ़ रहे हैं, साल भर से पढ़ते हुए मैटर आ रहे हैं, और फिर आपका कोई दोस्त कोई साथी कहेगा, कोई कोचिंग संस्थान वाला निकालेगा कि रामबाण पुस्तक, रामबाण रण, ये चीज़ें, और फिर आप उसमें क्या फंस जाओगे कि हाँ यार ये पुस्तक मुझे लानी चाहिए, ये किताब मुझे लानी चाहिए। और आखिरी समय में जो अभ्यर्थी अपनी पुस्तक सूची चेंज करता है, अपना जो पूरा जो मटेरियल चेंज करता है, वह अभ्यर्थी जो सिलेक्शन से बाहर हो जाता है। तो कृपा करके जो है अब कोई भी नई पुस्तक, कोई भी नई गाइड, कोई भी नए प्रकार का जो पाठ्यक्रम, कोई भी नई प्रकार की जो विषय वस्तु आप लेके नहीं आएंगे। ठीक है, तो नया मटेरियल कुछ भी नहीं लेके आएंगे। ठीक है, जो नए नोट्स कुछ भी नहीं लेके आएंगे, मतलब जो नई पुस्तक सूची, कुछ जो पुरानी बुक्स पढ़ रहे हैं वही, तो नया मैटर कुछ नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, नया मैटर कुछ नहीं पढ़ना है, जो चल रहा है वही। अगर आपने इस वक्त अपना मैटर चेंज कर लिया कि हाँ मुझे ये पुस्तक पढ़ रहा था, मैं 3 बार पढ़ ली, लेकिन अभी इस पुस्तक से मुझे लग रहा है कि सिलेक्शन नहीं होगा, इस पुस्तक से प्रश्न नहीं बनेंगे, और कोई नई पुस्तक आप पढ़ रहे हैं तो सिलेक्शन उससे भी नहीं होगा, ये मान के चलें। लगभग जितनी पुस्तकें हैं सिलेक्शन का मैटर सारी पुस्तकें देती है, बस शर्त होती है कि एक अभ्यर्थी उससे कितना निचोड़ निकाल पाता है। आप देखो कि जैसे यूपीएससी की तैयारी करते हैं या अभी स्कूल लेक्चर की तैयारी कर रहे हैं, लगभग सारे जो अभ्यर्थी हैं वो वही पुस्तकें पढ़ रहे हैं जो एक सामान्य अभ्यर्थी पढ़ रहा है।
बात क्या है, सिलेक्शन उनमें से किसी का सिलेक्शन हो जाता है, किसी का सिलेक्शन नहीं होता। क्यों? क्योंकि उन पुस्तकों से आप कितनी चीज़ें निकाल पाते हो ये आपके ऊपर डिसाइड, आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कितना मैटर उससे निकाल पाते हो। तो जो पुस्तकें आप पढ़ रहे हो उन्हीं को बार बार पढ़ें, उन्हीं का बार बार रिविजन करें, उसी में से ये देखें कि इस पुस्तक में से तो प्रश्न आ गया तो मेरा गलत नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर उस पुस्तक से बाहर का प्रश्न है तो फिर आपको सोचने की जरूरत है, लेकिन उस पुस्तक से बाहर का प्रश्न नहीं आ रहा है तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो नया मैटर आप कुछ नहीं पढ़ना है, जो चल रहा है वही मैटर आपको पढ़ते हुए रहना है। देखो ये आखिरी समय की बातें, और जो अभ्यर्थी इनको फॉलो करेगा वो व्यक्ति चयन ले जाएगा, और जो अभ्यर्थी सोचेगा कि नहीं मुझे तो ये किताब बाकी है, ये किताब नई मैटर लेके आए, मतलब अगर बिल्कुल ही आपने उस जैसे मान लो 10 प्रश्न कहीं से आना है और आपने बिल्कुल अभी तक नहीं पढ़े हैं, तब तो आप ठीक है वो लेके आ सकते हो भाई, हाँ मुझे उसको थोड़ा पढ़ना है। लेकिन आप उस पुस्तक को जैसे मान लो काव्य शास्त्र वाले पार्ट है या सत्य के इतिहास, उसके बारे में आप पढ़ चुके हो, भक्ति काल पढ़ चुके हो, फिर भी आप आपके किसी दूसरे दोस्त ने बताया कि भक्ति काल के नोट्स मेरे पास इतने अच्छे नोट्स ये है तो यहाँ से पढ़ ले, वो चीज़ अगर आप करें तो वह गलती है, फिर वहाँ सिलेक्शन होने की संभावना कम हो जाएगी, क्योंकि पूरा रिवीजन नहीं कर पाओगे और फिर एक प्रेशर भी आएगा आपके कि यार अब तो समय बहुत कम बचा है, अब मैं इस चीज़ को दोबारा पढ़ूंगा, फिर याद नहीं होगा, फिर दोबारा रिवीजन करेगा, तो वह अभ्यर्थी सिलेक्शन के दौर से बाहर हो जाता है। तो पिछले सालों के पेपर देख लें, नया मैटर कुछ नहीं पढ़ना है। इसके साथ साथ क्या करना है कि आप जो है अब जो है अपने जो जैसे मान लो इस आपको सब पता है कि 2 पेपर होते हैं ना, फर्स्ट पेपर होता है और सेकंड पेपर होता है, और 40 सेकंड पेपर, और 40% का जो क्राइटेरिया वो आपको सबको पता ही है। अब देखो पहले क्या होगा, फर्स्ट पेपर होगा, फिर उसके बाद क्या होगा, सेकंड पेपर होगा। अब जो अभ्यर्थी इस फर्स्ट पेपर में अच्छा स्कोर कर गया, फर्स्ट पेपर में अच्छा मान लो वह प्रश्न कर गया, तो यूँ मान के चले कि उसका जो है कॉन्फिडेंस जो लेवल है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, किसका? जो अभ्यर्थी फर्स्ट पेपर में अच्छा स्कोर कर गया। फिर बाद में आपका सेकंड पेपर होगा, तो फिर सेकंड पेपर आप बड़े उत्साह से दोगे, और यूँ मान के चले कि जहाँ आपके कम स्कोर बनने की संभावना है वहाँ स्कोर आपका ज़्यादा ही बनेगा। तो अगर आपका फर्स्ट पेपर बिगड़ गया तो यूँ मान के चले कि सेकंड पेपर बिगड़ने की संभावना ज़्यादा रहेगी। तो आपको क्या करना है कि फर्स्ट पेपर में जो है आपको अब जो है एक यूँ मान के चले कि 2 से 3 घंटे आप फिक्स कर लें, 2 या 3 घंटे रोज़ फर्स्ट पेपर को दें, और इसमें कम से कम इतना स्कोर कर लें कि आपको एक कॉन्फिडेंस आपका लेवल बढ़ जाए। जैसे मान लो 75 प्रश्न होते हैं तो 75 में से 75 तो किसी के भी सही नहीं होते, ठीक है ना, 75 में से 75 किसके सही नहीं होंगे। लेकिन हाँ, अगर एक अच्छा अभ्यर्थी है तो वो 55 से 60 प्रश्नों के आसपास जो है अच्छा स्कोर कर सकता है, 55 से 60 प्रश्न तो आराम से निकाल सकता है, बना सकता है। तो अगर आप जो है 75 में से 55-60 के आसपास अगर अपना स्कोर कर सकते हैं तो फिर यूँ मान के चलें कि आपका प्रदर्शन इधर अच्छा होगा। लेकिन अगर इधर 55-60 भी नहीं बनते तभी डरने की कोई जरूरत नहीं है। हो सकता है कि आपका सब्जेक्ट इतना मजबूत कर रखा हो आपने, तो सब्जेक्ट के बेस पर आप चयन ले सकते हैं, बशर्ते कि अभी आपके पास जैसे मान लो जो अभ्यर्थी फर्स्ट पेपर अच्छा कर लेगा उसका जो है सेकंड पेपर में अच्छे बनने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। तो फर्स्ट पेपर को इग्नोर नहीं करना। बहुत सारे अभ्यर्थी जो है कि ठीक है हाँ मैं मेरा सब्जेक्ट जो है उस पर मजबूत करूँगा, फर्स्ट पेपर को थोड़ा इग्नोर कर देते हैं। अगर फर्स्ट पेपर बिगड़ गया तो ये मान के चले कि सेकंड पेपर में बिगड़ने की संभावना ज़्यादा बन जाएगी। तो फर्स्ट पेपर पर ध्यान दें, 2 से 3 घंटे जो है फर्स्ट पेपर को रख लें, सुबह का टाइम रख लें, शाम का टाइम रख लें, या दिन में 2-3 घंटे निकालें, वो फर्स्ट पेपर पढ़ना है। और जो बाकी जो सब समय है वो आपका जैसे मान लो 7 से या 6 से 8 घंटे जो है आप अपना सेकंड पेपर पढ़ सकते हैं। तो ये विशेष अब डेली की दिनचर्या यूँ नहीं कि केवल फर्स्ट पेपर ही पढ़ रहे हैं, केवल सेकंड पेपर पढ़ रहे हैं, अब दोनों पेपरों को साथ लेके चलें। आखिरी जो 3 महीने बचे, 90 दिन के आसपास जो बचा हुआ टाइम है, इसमें दोनों को पढ़ें। सुबह 2-3 घंटे आपको फर्स्ट पेपर देखना है, और सेकंड में फिर आपको 6 से 8 घंटे आपको जो है विषय अपना सब्जेक्ट देखना है। अब देखो कि फर्स्ट पेपर में जो है 2 पेपर हैं, और फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर। अब देखो फर्स्ट पेपर में ये होता है कि जैसे मान लो साइंस के अभ्यर्थी हैं, आर्ट्स के अभ्यर्थी हैं, तो सभी के लिए इसमें खूब वैरायटी होती है, क्योंकि इसमें अलग अलग तरह के प्रश्न आते हैं। लेकिन जैसे मान लो जो आर्ट्स का अभ्यर्थी है उसके लिए साइंस वाला जो विषय वस्तु शामिल की गई वह कठिन होगी। जो साइंस बैकग्राउंड का मैथमेटिक्स का स्टूडेंट है उसे आर्ट्स की जैसे जीके, राजस्थान जीके है, भूगोल है, राज्य व्यवस्था है, करंट अफेयर्स है, वो तो उसे थोड़ी कठिन उसे लगेगी। तो लगभग इसमें क्या होता है कि लगभग हर अभ्यर्थी को कहीं ना कहीं कमजोरी होती है। तो आप जैसे आपको पता है कि मैं आर्ट्स का स्टूडेंट हूँ, मैं यहाँ बेस्ट कर सकता हूँ, तो उस पार्ट पर आप अपनी मजबूत बनाएं, और जिसे नहीं कर सकते उससे थोड़ा छोड़ सकते हैं, थोड़ा स्किप कर सकते हैं, है ना। हर अभ्यर्थी मान के चलें कि 75 प्रश्न है तो 75 में से मान के चले कि 65 प्रश्न का ही पाठ्यक्रम को कवर करता है, 10 प्रश्न तो उससे हर अभ्यर्थी छोड़ेगा, क्योंकि उसे किसी का साइंस कमजोर होगा, किसी का मैथ्स कमजोर होगा, किसी की जीके कमजोर होगी, है ना, किसी की रीजनिंग कमजोर होगी, किसी की साइंस कमजोर होगी। तो ये मान के चले कि आपको 65 प्रश्नों पर ही अपनी मजबूती करनी है, आपकी तैयारी करनी है। अब 65 प्रश्नों में भी आप जो है एक अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो 15 प्रश्न तो आपके लगभग इंडियन हिस्ट्री, राजस्थान हिस्ट्री के आते हैं, हिस्ट्री, ठीक है, 15 प्रश्न, और फिर 15 आते हैं प्रबंधन के, मैनेजमेंट के लगभग 15 प्रश्न आते हैं, और करंट अफेयर्स के समसामयिकी के आते हैं, समसामयिकी के 10 प्रश्न। तो लगभग ये हो गए 30-40 प्रश्न तो ये हो गए। और इसके अलावा अगर देखें जैसे 5 हिंदी है,
रीजनिंग है 5 रीजनिंग के मान लो आप, है ना, रीजनिंग के। अब हिंदी भी लगभग जो मैथमेटिक्स बैकग्राउंड का होगा उसे भी थोड़ी बहुत हिंदी आती है, और रीजनिंग तो उसे आती है। तो 10 प्रश्न ये हो गए, 5 5 10, है ना। तो ये हो गए 50 प्रश्न। अब इन 50 प्रश्नों पर भी आप जो है अपनी इस खाली अब जो जो समय बचा हुआ है 2-3 महीने का, इन 2-3 महीनों में आप जो है 3 से घंटे भी 2-3 घंटे भी अगर आप निकालेंगे तो इन प्रश्नों पर आप अच्छी पकड़ बना लेंगे। और इन प्रश्नों पर अगर अच्छी पकड़ बन गई तो मान के चले कि आपका फर्स्ट पेपर का जो है स्कोर एक अच्छा स्कोर हो जाएगा। फिर सेकंड पेपर में आपका जो है आप विषय पर सबकी मजबूत विषय जो व्याख्या की तैयारी कर रहा है उसका विषय मजबूत होता ही है, तो उसकी तैयारी को वो इस पर विषय मजबूत बना के उस पर अपना सिलेक्शन ले सकता है। तो आपको क्या करना है, अब अंतिम समय में मान लो ठीक है आपको मैथमेटिक्स नहीं आ रही छोड़ सकते हैं, इंग्लिश नहीं आ रही छोड़ सकते हैं, साइंस नहीं आ रही छोड़ सकते हैं, लेकिन ये वाला पार्ट इसे अच्छे से कवर कर ले, ये वाला पार्ट तो। और इसके अलावा जैसे मान लो जब आपका 1 महीने में, जैसे यूँ मान के चले कि सितंबर तक आपका ये पार्ट कंप्लीट हो जाएगा, तो बाकी जो समय बचा हुआ है आपका, जैसे अक्टूबर है तो अक्टूबर में आप क्या कर सकते हैं कि भूगोल वाला जो पार्ट है, राज्य व्यवस्था के जो 5 क्वेश्चन आते हैं, राज्य व्यवस्था भूगोल के 5-5 जो क्वेश्चन आते हैं, तो इस मैटर को भी आप पढ़ सकते हैं। लगभग 10 प्रश्नों का ये मैटर है, इसे आप कवर कर सकते हैं। देखो इसमें ये है कि एक आपके बहुत कन्फ्यूजन भी है कि जीके पुराना आएगा या नहीं आएगा, तो जीके पुराना ही आएगा ना, तो भूगोल भी पुराना आएगा, राज्य व्यवस्था भी पुरानी आएगी। तो आप इसको अक्टूबर में तैयार कर सकते हैं। तो अगर आप जैसे मान लो अक्टूबर से तैयार करेंगे तो 10 में से जो है 5-6 प्रश्न आप निकालेंगे, और आप बिल्कुल नए अभ्यर्थी हैं और फिर भी तैयारी करेंगे तब भी 5-6 प्रश्न ही बनेंगे आपके, क्योंकि ये थोड़ा इसमें जो कंटेंट इस तरह का होता है कि आप ज़्यादा इसमें प्रश्न बनाने की संभावना बहुत कम हो जाती है। तो अब 50 प्रश्न ये और हो गए 60 प्रश्न। 60 प्रश्नों में से भी आप अपना अच्छा स्कोर करोगे तो भी लगभग 45 प्लस के आसपास आपका स्कोर हो जाएगा। और फिर इसमें फर्स्ट पेपर में 45 प्लस क्वेश्चन होना बहुत शानदार बात होगी। और फिर आपका सेकंड पेपर जो है कि आपका विषय होगा, उस पर आप अपनी अच्छी पकड़ के दौरान मजबूती से और अपना चैलेंज ले सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गई। तो आपको क्या करना है कि सुबह आप 3 घंटे फिक्स कर दें कि मुझे फर्स्ट पेपर पढ़ना है। फर्स्ट पेपर में मुख्यतः हिस्ट्री, प्रबंधन और करंट पे ध्यान देना है। करंट के लिए आपको पता है कि विनोद स्वामी जी की पुस्तक आती है, वार्षिक अंक भी आता है, अर्धवार्षिक अंक भी आता है। इसके अलावा आप जो भी अगर किसी और पुस्तक पढ़ रहे हैं तो देख लें कि स्कूल व्याख्या के हिसाब से आ रही है, तो फिर उसको भी आप ले सकते हैं। बाकी विनोद स्वामी जी की पुस्तक जो आती है करंट अफेयर्स की, वो पढ़ सकते हैं। ठीक है, बुक लिस्ट के बारे में जैसे मान लो अब जो नया अभ्यर्थी पहली बार तैयारी कर रहा है उसके पास बुक लिस्ट नहीं है, तो मैंने वीडियो बना चुका हूँ मैं पहले, आप उस वीडियो को देख लें, उसके माध्यम से जो है पुस्तक सूची वो आपको बना ले और उस हिसाब से तैयारी करना स्टार्ट कर दे। जो बिल्कुल फ्रेशर है, नए अभ्यर्थी है, वह उनके लिए पुस्तक सूची बना रखी, क्योंकि यहाँ बात करेंगे फिर वो वीडियो और बहुत बड़ा हो जाएगा। ये लास्ट की बातें चल रही है इसलिए। ठीक है, तो ये हो गई। और इसके बाद जो है फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर का आपका चल ही रहा है, ये कर लोगे आप। इसके बाद जो है अगली बात करें कि इस तैयारी के दौरान जैसे हमने देख लिया कि पैटर्न, हमने ये देखा है कि किस प्रकार टेस्ट कब ज्वाइन करनी है, रिवीजन चल रहा है, और पिछले साल के पेपर देख लिए, और फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर को किस तरह मैनेज करना है। अब आखिरी बात आती है कि अब जो समय बचा हुआ है, मान लो जैसे 90 दिन आपके पास चल रहा है, 90 दिन। इन 90 दिनों में क्या होता है कि अब जो है आपको डर भी सब ज़्यादा रहेगा कि मेरा सिलेक्शन होगा नहीं होगा। आपके मन में बहुत सारी चिंताएं भी आएगी, आपके मन में बहुत सारी शंकाएं भी पैदा होगी। अब देखो, केवल तैयारी जो होती है केवल किताबों से नहीं की जाती, तैयारी जो है एक मन से की जाती है। लड़ाई आपकी केवल किताबों से नहीं है, लड़ाई खुद से भी होती है, खुद के दिमाग से, खुद के मन से भी होती है। अगर जो व्यक्ति खुद के मन को जीत जाता है, खुद के इंद्रियों को जीत जाता है, तो वो व्यक्ति सफलता की ओर मान के चले कि उसका चयन होना की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। क्योंकि आप जैसे मान लो जब आप सिलेक्शन हो जाएगा आपका, तब भी आप जो काम करोगे तो कहीं ना कहीं आप किताब जो आपका ज्ञान है वो व्यवहारिक ज्ञान के रूप में आपको काम आएगा। तो अब जो है खुद को क्या करना है, एक मैटर फिक्स कर लिया, एक रूप ये कर लो और तैयारी स्टार्ट कर दो बिना किसी चिंता के, बिना किसी तनाव के। 90 दिन है, 90 दिन में ये कि बस किताबें हो और आप हो और आपका एक रूम हो। आप अगर लाइब्रेरी में हैं तो एक लाइब्रेरी का जो सीट है उसको फिक्स कर लें। अगर आप आपके रूम की तैयारी कर रहे हैं रूम में, तो आप एक रूम पे अपनी टेबल कुर्सी फिक्स करके वहाँ बैठ जाएं और 2 महीने 3 महीने जो है बिल्कुल एकाग्रचित होकर, बिना किसी इस डर के कि सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, आपको क्या करना है, सिर्फ कर्म करना है। कर्म करना है, जैसे गीता में कहा गया है, कर्मण वादी कार्यस्तु मां फलेषु कदाचन। आपको जो है फल की इच्छा नहीं करनी है, आपको अपना कर्म करना है। जिस व्यक्ति ने, जिस अभ्यर्थी ने संस्कृत शिक्षा विभाग की तैयारी कर ली, अगर उसका सिलेक्शन नहीं भी हुआ तो ये मान के चलें, ये मेरा दावा है कि वह सामान्य शिक्षा विभाग की जो आने वाली वैकेंसी है बहुत जल्द आने वाली है, उसमें सिलेक्शन लेगा, उसका सिलेक्शन श्योर है, उसका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन जो अब भी ये सोच रहे हैं कि नहीं इसमें मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, मैं इसकी तैयारी क्यों करूँ, मैं तो सामान्य शिक्षा विभाग ही करूँगा, तो फिर आप जो है जब भी सामान्य शिक्षा विभाग की वैकेंसी आएगी तब भी जो अभ्यर्थी जो इसकी तैयारी कर रहे हैं उनसे आप पीछे ही रहोगे। फिर ये अभ्यर्थी वहाँ दोगुने उत्साह के साथ रहेंगे, जिनका सिलेक्शन होने की संभावना वहाँ भी ज़्यादा रहेगी। ठीक है, तो ये मान के चलें कि आपको तैयारी अभी से स्टार्ट कर देनी चाहिए। यूँ कहते हैं ना कि वैकेंसियाँ नहीं है, वो नहीं है, तो आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको तो सिर्फ एक सीट चाहिए। आपको
आपको क्या मतलब कि 500 सीटें आ रही है, 1000 सीटें आ रही है, आपको तो सिर्फ एक सीट चाहिए। अगर आप में अपनी योग्यता है, अगर आप में अच्छा अपना कौशल है, तो आप एक सीट पे भी अपनी विजेता प्राप्त कर सकते हैं, विजय प्राप्त कर सकते हैं, विजेता बन सकते हैं। अब आप सोचें कि नहीं, मेरे लिए तो 1000 सीटें हैं तभी सिलेक्शन होगा, तो फिर यूँ मान के चलें जो व्यक्ति ये सोच के चल रहा है कि 1000 सीटें की वैकेंसी निकलेगी, बड़ी वैकेंसी निकलेगी तभी सिलेक्शन होगा, तो उसका सिलेक्शन वहाँ भी नहीं होगा। क्योंकि अगर आप डरे हुए हैं, आपको लगता है कि मेरा सिलेक्शन यहाँ सीटें इतनी कम सीटों में नहीं होगा, तो फिर सिलेक्शन होने की संभावना वहाँ पे बहुत कम हो जाती है। जिस अभ्यर्थी का जो है सामान्य शिक्षा विभाग में सिलेक्शन होता है, वो अभ्यर्थी संस्कृत शिक्षा विभाग में भी सिलेक्शन लेके निकलता है, और जिसका इसमें होता है वो संस्कृत सामान्य शिक्षा विभाग में भी सिलेक्शन लेके निकलता है, क्योंकि तैयारी सेम होती है, पैटर्न सेम होता है और मैटर भी सेम होता है। तो मेरा यही है कि अब जो है इस रणनीति के हिसाब से मैटर फिक्स कर लें, मैटर नहीं है कुछ नहीं पढ़ना है, रिवीजन पे ज़्यादा फोकस करना है, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लें। टेस्ट सीरीज को ये मान के चलें कि आप टेस्ट सीरीज के हिसाब से अपनी स्कूल मैनेजमेंट को मतलब आप टेस्ट सीरीज के हिसाब से जो आपका हॉल का जो मैनेजमेंट होगा एग्जाम हॉल का, उसको देख रहे हैं ना, समय प्रबंधन किस प्रकार करना है, किस प्रकार प्रश्न सोल्व करने। ये नहीं कि टेस्ट सीरीज से खुद का मूल्यांकन करेंगे, टेस्ट सीरीज से खुद का मूल्यांकन नहीं करना है कि सिलेक्शन से बाहर हो रहा है। टेस्ट सीरीज में अगर स्कोर कम भी बन रहा है तभी पूरा उत्साह रखना है कि नहीं टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, टेस्ट सीरीज के प्रश्न कैसे भी हो, आपको तो अपने केवल उसका मैनेजमेंट सीखना है कि हाँ जैसे मान लो 150 प्रश्न तो मैं कितने समय में कर पा रहा हूँ, ये मैनेजमेंट सीखना है। माइनस मार्किंग के बारे में सीखना है। आने अगले जो वीडियो है, एक दो वीडियो में एग्जाम हॉल का जो प्रेशर है उसको किस तरह मैनेज करें उसके बारे में बात कर लेंगे। और एक प्रकार से जैसे मान लो कट ऑफ क्या रहने वाली, क्या रहेगी और किस प्रकार की कट ऑफ रही है पिछले सालों में, कितने प्रश्नों तक हमें करना चाहिए, उसके बारे में भी एक अलग वीडियो बना लेंगे। संस्कृत शिक्षा विभाग की और सेंगरेड के बारे में भी वीडियो बना लेंगे, उसमें बात कर लेंगे। और एक सूचना आप सभी को पता होगी कि जो भी अभ्यर्थी हिंदी से तैयारी कर रहा है और कोटा बूंदी के आसपास का अभ्यर्थी है, तो वह साहित्य शिखर क्लासेज जो है अपनी ऑफलाइन बैच स्टार्ट करने वाला है बूंदी में। तो अगर जो भी अभ्यर्थी ऑफलाइन बैच ज्वाइन करना चाहता है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे और कमेंट सेक्शन में भी मैं इसका लिंक जो है टेलीग्राम चैनल का लिंक पिन कर दूंगा, आप उसके माध्यम से उस चैनल को ज्वाइन कर लें और अपना नाम लिखवा सकते हैं। स्कूल व्याख्याता और सेकंड ग्रेड की तैयारी करवाई जाएगी पूरे पेपर की। जो भी अभ्यर्थी ज्वाइन करना चाहता है वो अपना नाम लिखवा दे, वीडियो के नीचे कमेंट कर दे कि हाँ मैं स्कूल व्याख्याता और सेकंड ग्रेड की ऑफलाइन बैच ज्वाइन करना चाहता हूँ। इसके अलावा जो भी अभ्यर्थी स्कूल व्याख्याता, सेकंड ग्रेड, टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ, डीएसएसबी जिसकी तैयारी कर रहा है, उनके लिए जो संपूर्ण कोर्स जो हिंदी साहित्य का संपूर्ण कोर्स साहित्य शिखर क्लासेस के द्वारा करवाया जा रहा है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ आपको फ्री निःशुल्क क्लासेस चल रही है और लगभग हमारा जो है भक्ति काल चल रहा है और 60 क्लासेस के आसपास हो गई है ना। तो जब भी अभ्यर्थी सिलेक्शन लेना चाहता है तो वो देख सकता है, हमारी क्लासेस देखें, उसके हिसाब से फिर मूल्यांकन करें कि हाँ किस तरह का कंटेंट मिल रहा है। और ऑफलाइन बैच ज्वाइन करना चाहता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दे कि हाँ सर मुझे ऑफलाइन बैच ज्वाइन करना है और अपना नाम लिखवा दे। बाकी जो है अच्छे से तैयारी करें, पूरे उत्साह के साथ, जोश के साथ। इस बार सिलेक्शन लेना है, चयन लेना है और स्कूल व्याख्याता बन के दिखाना है। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।